नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेज़ों और नोट्स पर बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही जानी-मानी किताब से जुड़े हैं, स्टीफन आर कोवे की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी। ये जो स्रोत हैं, ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि भई इतने सालों बाद भी ये किताब इतनी अहम क्यों है? क्यों उसे पढ़ने की इतनी सलाह दी जाती है? हाँ। तो आज हमारी कोशिश यही है इन स्रोतों के आधार पर कि इस किताब को पढ़ने के पीछे ठोस वजह क्या हैं? ये पर्सनल ग्रोथ में मतलब कैसे गाइड कर सकती है? क्या सच में कुछ आदतें हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं? चलिए इन स्रोतों में जो कहा गया है उसे जरा खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, और ये स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये किताब कोई बस नुस्खों या जैसे कहते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की लिस्ट नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये गहरे सिद्धांतों पर आधारित हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत। स्रोत बताते हैं कि शायद यही एक बड़ी वजह है कि पर्सनल इफेक्टिवनेस, मतलब व्यक्तिगत प्रभावशीलता के क्षेत्र में इसे एक क्लासिक माना जाता है। ये सिर्फ क्या करना है पर नहीं रुकती, ज्यादा जोर इस पर है कि क्यों करना है और कैसा इंसान बनना है। मतलब ये एक बुनियादी बदलाव की बात करती है, कोई सतही चीज नहीं। आपने सही कहा, ये सिर्फ बाहरी बदलाव की बात नहीं है। और यहीं से शायद पहला और सबसे बुनियादी मुद्दा आता है जिस पे ये स्रोत काफी जोर देते दिखते हैं, वो है आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट। जी। इन स्रोतों में बात बिल्कुल साफ है कि कोवी का तर्क है कि असली कामयाबी सिर्फ पैसा कमाना या कोई बड़ा पद पा लेना इसमें नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। बल्कि जो बात इन स्रोतों को खास तौर पर दिलचस्प लगती है वो ये है कि सच्ची सफलता हमारे चरित्र में है, हमारी सोच में, हमारी रोज की आदतों में छुपी है। जोर बाहर की उपलब्धियों पर उतना नहीं जितना अंदर की मजबूती पर है। जब हम चरित्र निर्माण पर ध्यान देते हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी जिम्मेदारी की भावना, मतलब ये जो आंतरिक मूल्य हैं, हाँ, इन पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम दरअसल एक ऐसी नींव डाल रहे होते हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता दिलाती है। स्रोत इसी विचार को रेखांकित करते हैं कि जो बाहर दुनिया में सफलता दिखती है ना, वो असल में हमारे अंदर के विकास का ही एक प्रतिबिंब है, एक आईना है। ये छोटी तुरंत मिलने वाली जीत के बजाय लंबे अवधि की संतुष्टि और प्रभावशालीता की बात है। आजकल की जो इंस्टेंट रिजल्ट वाली सोच है ना, उससे बिल्कुल अलग रास्ता सुझाता है ये। स्रोत इसे एक तरह से अंदर से बाहर या इनसाइड आउट अप्रोच बताते हैं। अंदर से बाहर का नजरिया, ये वाकई गौर करने लायक बात है। और ये हमें दूसरे अहम कारण की तरफ ले जाता है जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार मिलता है। जी। वो है आदतों की शक्ति, द पावर ऑफ हैबिट्स। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कोवी की किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि कैसे छोटी छोटी मगर लगातार अपनाई गई अच्छी आदतें हमारी जिंदगी में धीरे धीरे पर पक्के तौर पर बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। हाँ, और स्रोत इसे सिर्फ एक जनरल आइडिया की तरह नहीं बताते। वो इस बात को हाईलाइट करते हैं कि कोवी कैसे समझाते हैं कि इन छोटी आदतों का असर वक्त के साथ जुड़ता जाता है, मतलब वो जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। चक्रवर्ती प्रभाव। हाँ जी। इन स्रोतों के मुताबिक ऐसा नहीं है कि आज एक अच्छी आदत डाली और कल जिंदगी बदल गई। नहीं, बल्कि रोज किया गया एक छोटा सा पॉजिटिव काम, जैसे रोज आधा घंटा कुछ सीखना या किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए रोज थोड़ी कोशिश करना, ये लंबे समय में, मतलब लॉन्ग रन में असाधारण नतीजे दे सकता है। स्रोत इस बात पर खास ध्यान दिलाते हैं कि शुरू में नतीजे बहुत धीमे दिख सकते हैं, और यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। सही बात है। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, टिके रहते हैं, उन्हें आगे चलकर इसका जबरदस्त फायदा मिलता है। ये धैर्य वाली बात तो बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि ये आदतें सिर्फ नतीजों के बारे में नहीं है, ये हमारे नियंत्रण की भावना से भी जुड़ी हैं। बिल्कुल। जैसे अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना या आने वाले वक्त के लिए योजना बनाना या अपनी सेहत का ध्यान रखना। जब हम इन चीजों में अच्छी आदतें डालते हैं तो क्या हम ज्यादा कंट्रोल महसूस नहीं करते? बिल्कुल। स्रोत इसी कनेक्शन पर, इसी संबंध पर जोर देते हैं। आदतों और व्यक्तिगत नियंत्रण के बीच एक सीधा रिश्ता है। जब हम अपनी आदतें चुनते हैं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रोज कसरत करना हो या अपने खर्चों का हिसाब रखना हो, तो हम अनजाने में ही सही अपने जीवन की दिशा चुन रहे होते हैं। स्रोत इसे इस तरह से देखते हैं कि आदतें हमें परिस्थितियों का, मतलब गुलाम बनने के बजाय अपने जीवन का ड्राइवर बनाती है। ड्राइवर? हाँ,
और यहीं पर वो प्रोएक्टिव होने का विचार भी जुड़ जाता है, जिस पर स्रोत काफी बल देते हैं। हाँ, ये प्रोएक्टिविटी वाला मुद्दा, सक्रियता, ये स्रोतों में एक और बड़े कारण के तौर पर सामने आता है। ये सिर्फ आदत डालने से भी आगे की बात है। जी। स्रोत समझाते हैं कि ये किताब हमें प्रतिक्रियाशील यानी रिएक्टिव होने से निकालकर सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनना सिखाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम बाहरी घटनाओं या दूसरों के बर्ताव पर सिर्फ इमोशनल रिएक्शन देने के बजाय सोच समझकर अपना रवैया और अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। हम मौसम खराब होने पर चिढ़ते नहीं, बल्कि सोचते हैं कि अच्छा, इस समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। और स्रोतों के विश्लेषण से ये बात निकलती है कि प्रोएक्टिव होने का मतलब सिर्फ पहल करना या आगे बढ़कर काम करना ही नहीं है। इसका एक गहरा दार्शनिक पहलू भी है। अच्छा। जिसे स्रोत विक्टर फ्रैंकल के अनुभवों के जरिए बताते हैं, जिनका जिक्र कोवी ने भी किया है। फ्रैंकल ने वो जो यातना शिविर थे, उनकी भयानक परिस्थितियों में भी ये महसूस किया कि बाहरी हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी उनसे कोई नहीं छीन सकता। स्रोत इस बात को रेखांकित करते हैं कि यही प्रोएक्टिविटी का सार है। हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहरी परिस्थितियों और हमारी प्रतिक्रिया के बीच जो वो छोटी सी जगह है ना, उसमें है जहां हम चुनाव करते हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये मानसिकता में बदलाव ही व्यक्तिगत सशक्तिकरण यानी पर्सनल एम्पावरमेंट की कुंजी है। जब हम ये मानते हैं कि हमारी खुशी या दुख बाहरी चीजों पर निर्भर है, तो हम खुद को कमजोर बना लेते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनेंगे, तो हम अपने जीवन के कर्ता धर्ता बन जाते हैं। स्रोत इसे विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर क्रिएटर मेंटालिटी में आने जैसा बताते हैं। ये बदलाव आसान नहीं होता, इसमें लगातार अभ्यास लगता है, पर स्रोत इसे व्यक्तिगत प्रभावशीलता की पहली और सबसे जरूरी शर्त मानते हैं। और ये चुनाव करने की क्षमता सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये दूसरों के साथ हमारे व्यवहार पर, हमारे रिश्तों पर भी गहरा असर डालती है। बिल्कुल। जो हमें चौथे कारण पर लाता है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में प्रमुखता से है, रिश्ते और कम्युनिकेशन। इन दस्तावेजों में कोवी के एक बेहद मशहूर सिद्धांत पर काफी जोर दिया गया है। सफल और गहरे रिश्ते बनाने का सबसे असरदार तरीका है पहले दूसरों को समझना, फिर अपनी बात समझाना। जी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हाँ, सुनने में कितना सीधा लगता है, पर स्रोत बताते हैं कि व्यवहार में लाना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। और स्रोत इस सिद्धांत को सिर्फ एक कम्युनिकेशन टिप की तरह नहीं देखते, वो इसे सहानुभूतिपूर्ण संचार यानी एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन का आधार मानते हैं। अच्छा। स्रोत विश्लेषण करते हैं कि ये तरीका इतना प्रभावी क्यों है। जब हम सच में बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरे व्यक्ति के नजरिए को, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, बिना तुरंत अपनी सलाह दिए या अपनी बात थोपे, बिना जज किए, बिना जज किए, तो हम असल में विश्वास और आपसी सम्मान का एक पुल बना रहे होते हैं। स्रोत बताते हैं कि ज्यादातर लोग सुनते इसलिए हैं ताकि वे जवाब दे सकें, ना कि इसलिए कि वे समझ सकें। एम्पैथेटिक लिसनिंग इसका ठीक उल्टा है। ये बात तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देखने को मिलती है। हम अक्सर अपनी बात कहने के लिए इतने उतावले होते हैं कि सामने वाले को ठीक से सुन भी नहीं पाते। सही कहा। और स्रोत इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि प्रोफेशनल माहौल में भी उतना ही कारगर है। टीम वर्क हो, लीडरशिप हो, ग्राहक संबंध हो, हर जगह जहां इंसानी तालमेल की जरूरत है, वहां पहले समझने की कला बेहद महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ बातचीत की तकनीकें काफी नहीं हैं, बल्कि धैर्य, खुलापन और सच्ची सहानुभूति जैसे जो चारित्रिक गुण हैं, वे ज्यादा मायने रखते हैं। स्रोत इसे कोवी के चरित्र नैतिकता या कैरेक्टर एथिक के व्यापक विचार से जोड़ते हैं। चरित्र नैतिकता, ये शब्द पहले भी आया था। ये रिश्तों के साथ साथ जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी लागू होता होगा। जैसे आजकल एक चीज की बहुत चर्चा होती है, जीवन में संतुलन। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। जीवन में संतुलन या कहें कि नवीकरण, रिन्यूअल, ये स्रोतों में एक और महत्वपूर्ण कारण के तौर पर सामने आता है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कोवी की किताब सिर्फ काम और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। ये उतनी ही शिद्दत से व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और शांति लाने की बात करती है। इसका जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि सच्ची प्रभावशीलता के लिए जीवन के सभी आयामों का ध्यान रखना जरूरी है। कोवी इसे 7वीं आदत कहते हैं। शापंद 100 यानी आरी को तेज करना। आरी को तेज करना, इसका क्या मतलब है स्रोत के अनुसार?
स्रोत इसे इस तरह समझाते हैं। सोचिए कि कोई लकड़हारा है, घंटों से एक पेड़ काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आरी कुंद हो चुकी है, भोथरी हो गई है। हाँ। आप उसे सलाह देते हैं कि भाई रुक कर आरी तेज कर लो तो काम जल्दी और बेहतर होगा, लेकिन वो कहता है मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। स्रोत बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जीवन में यही करते हैं। हम काम में, जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने सबसे महत्वपूर्ण साधन यानी खुद को तेज करना भूल जाते हैं। सही बात। आरी तेज करने का मतलब है अपने 4 मुख्य आयामों का नियमित रूप से नवीनीकरण करना। शारीरिक जैसे व्यायाम, पोषण, आराम, मानसिक पढ़ना, सीखना, सोचना, सामाजिक भावनात्मक रिश्ते बनाना, सेवा करना, सहानुभूति रखना, और आध्यात्मिक अपने मूल्यों पर सोचना, प्रकृति से जुड़ना, ध्यान। शोध बताते हैं कि संतुलन का मतलब हर चीज को बराबर समय देना नहीं है, बल्कि इन सभी जरूरी आयामों का नियमित रूप से पोषण करना है, ताकि हम लंबे समय तक प्रभावी और संतुष्ट रह सकें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है। अक्सर हम काम के दबाव में सेहत, रिश्ते या सीखने को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में उसकी कीमत चुकाते हैं। बिल्कुल। तो ये संतुलन और बाकी आदतें ये किसी जादुई नुस्खे से नहीं आती। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये छठा कारण है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं। हाँ, ये सिद्धांत केंद्रित, प्रिंसिपल सेंटर्ड जीवन का विचार, ये स्रोतों के विश्लेषण का एक मुख्य स्तंभ है। स्रोत इस बात को साफ करते हैं कि कोवे जिन 7 आदतों की बात करते हैं, वे अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। अच्छा। वे सिर्फ उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को जीने का तरीका है जो सफलता और संतुष्टि की नींव है। सिद्धांत जैसे ईमानदारी, न्याय, धैर्य, सेवा, विकास, योगदान वगैरह वगैरह। स्रोत बताते हैं कि ये सिद्धांत किसी व्यक्ति, संस्कृति या धर्म की बपौती नहीं है। ये प्राकृतिक नियमों की तरह है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। आप इन्हें माने या ना माने, ये काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सिद्धांत हर किसी के लिए हर समय में प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट है। स्रोत का तर्क यही है। वे कहते हैं कि शॉर्टकट तकनीकें या सामाजिक फैशन ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन सिद्धांत स्थायी होते हैं। सिद्धांतों पर आधारित जीवन एक मजबूत नींव पर खड़ा होता है, जो बाहरी उथल-पुथल से आसानी से हिलता नहीं। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिद्धांतों पर चलने से जीवन में एक आंतरिक स्थिरता और सुरक्षा का भाव आता है, जो बाहरी पहचान या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होता। यही वजह है कि स्रोत मानते हैं कि सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण ही ये किताब इतने सालों बाद भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। ये सतही बदलावों के बजाय गहरे चारित्रिक बदलावों की ओर इशारा करती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में इतने सारे लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। ये हमें 7वें और आखिरी कारण की तरफ ले जाता है, जो स्रोतों में उजागर होता है। इन आदतों को अपनाकर हम उन लोगों की तरह सोचने और काम करने का तरीका सीख सकते हैं जिन्होंने जीवन में सार्थक सफलता हासिल की है। जी। आने के अवसर के रूप में देखते हैं। हाँ, लेकिन स्रोत इसे सिर्फ नकल करना, कॉपी करने की तरह नहीं देखते। उनका विश्लेषण ये है कि ये 7 आदतें कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन मूलभूत सिद्धांतों और व्यवहारों का निचोड़ है जो प्रभावी और सफल लोग अक्सर अपने जीवन में अपनाते हैं, चाहे वे सचेत रूप से कोवी को जानते हों या नहीं। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इन आदतों को समझना और उनका अभ्यास करना हमें व्यक्तिगत विकास के लिए एक तरह का रोड मैप या खाका देता है। ये दिखाता है कि अगर हम वाकई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किन बुनियादी चीजों पर काम करने की जरूरत है। जैसे अपनी जिम्मेदारी लेना, लक्ष्य तय करना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, दूसरों को समझना, सहयोग करना और खुद का निरंतर नवीनीकरण करना। स्रोत इसे एक प्रेरणादायक पहलू के तौर पर भी देखते हैं कि अगर ये सिद्धांत और आदतें दूसरों के लिए काम कर सकती हैं, तो सही कोशिश से हमारे लिए भी कर सकती हैं। तो अगर हम इन सभी कारणों को एक साथ देखें जो इन स्रोतों से उभर कर आ रहे हैं, तो एक केंद्रीय संदेश बिल्कुल साफ नजर आता है। असली टिकाऊ सफलता और संतुष्टि बाहरी परिस्थितियों या उपलब्धियों से ज्यादा हमारे अंदरूनी जगत पर निर्भर करती है। हाँ। हमारे चरित्र, हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारे सिद्धांत, इन सब पर, चाहे वो आत्मविकास की बात हो, छोटी आदतों की बड़ी ताकत हो, प्रतिक्रिया चुनने की आजादी हो, गहरे रिश्ते बनाने की कला हो, जीवन में संतुलन साधना हो, सार्वभौमिक सिद्धांतों पर चलना हो या सफल मानसिकता अपनानी हो। जी।
ये सभी कारण इसी एक मूल विचार से जुड़े हैं कि बदलाव अंदर से बाहर होता है। बिल्कुल सही। इन स्रोतों से मिला ज्ञान हमें सफलता और प्रभावशीलता को एक ज्यादा गहरे और सार्थक नजरिए से देखने में मदद करता है। ये दिखाता है कि कैसे अपने अंदरूनी ढांचे को मजबूत करके हम बाहरी दुनिया में ज्यादा सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही जीवनों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसा कि स्रोत भी अंततः इशारा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किताब सिर्फ पढ़कर शेल्फ पर रख देने के लिए नहीं है। हाँ, ये बात तो है। इसका असली मूल्य तब सामने आता है जब हम इन सिद्धांतों और आदतों को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझते नहीं, बल्कि उन्हें रोजमर्रा के जीवन में उतारने का, उनका अभ्यास करने का एक सचेत प्रयास करते हैं। ज्ञान को क्रिया में बदलना, जानकारी को व्यवहार में ढालना असली चुनौती और असली इनाम वहीं छिपा है। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो आज हमने स्टीफन कोवी की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर आधारित कुछ स्रोतों का विश्लेषण किया और ये समझने की कोशिश की कि ये स्रोत इस किताब को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। हमने देखा कि ये आत्मविकास, आदतों की शक्ति, प्रोएक्टिव सोच, सहानुभूतिपूर्ण संचार, जीवन संतुलन, सार्वभौमिक सिद्धांतों और सफल मानसिकता पर जोर देती है। और इन सब का सार यही है कि सच्ची सफलता भीतर से शुरू होती है। जी। अब जाने से पहले श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आज की चर्चा और स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है। स्रोत हमें प्रोएक्टिव बनने के लिए कहते हैं, मतलब बाहरी परिस्थितियों और अपनी प्रतिक्रिया के बीच चुनाव करने की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। आज की इस तेज रफ्तार, अक्सर तनाव और दबाव भरी जिंदगी में अपनी प्रतिक्रियाओं को होशपूर्वक चुनने की इस शक्ति का वास्तव में क्या मतलब है, और रोजमर्रा के जीवन में किन छोटे व्यवहारिक तरीकों से हम इस अंदरूनी शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। ये यकीनन एक गहरा सवाल है जिस पर अकेले में विचार करना काफी उपयोगी हो सकता है। ज्ञान की यात्रा तो अंतहीन है और इस तरह के विचारों और स्रोतों पर चिंतन हमें लगातार सीखने, बढ़ने और अपने बेहतर संस्करण बनने की प्रेरणा देता है। खोज जारी रखें। आपकी सोच ही आपकी सफलता तय करती है। अगर आपकी सोच फिक्स्ड माइंडसेट है तो आप मानेंगे कि आपकी क्षमता बस इतनी ही है, लेकिन अगर आपकी सोच ग्रोथ माइंडसेट है तो आप मानेंगे कि मेहनत और सीख से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। याद रखिए, असफलता हार नहीं है, ये सीखने का एक अवसर है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।